साथियों नमस्कार। आईएसपीसीएस फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। बीपीएससी से संबंधित हम कुछ परीक्षाओं पे यहाँ बात करेंगे। पहला चीज़ है टीआरई 4 को लेकर के कुछ अपडेट्स है, क्या चल रहा है अभी, वैकेंसी कब आने वाली है, कितनी वैकेंसी है, एग्जामिनेशन कब है, क्या करना चाहिए। 72 बीपीएससी के प्रीलिम्स पे और मेंस पे अभी कहाँ फोकस करना चाहिए, किन विषयों पर फोकस करें, कहाँ हमारा फोकस हो, कैसे हम प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों को आसानी से क्लियर करें, इन पे हम बात करेंगे। कितनी सीटें हैं, इन सभी पे हम मुद्दों पे डिस्कस करेंगे, आपको कहाँ फोकस रखना चाहिए। उसके बाद 70th रिजल्ट पे बात करेंगे और जो अगले महीने जो परीक्षा एईडीओ है और 71st मेंस है उसको लेकर बात करेंगे। हमारा जो करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन था वो थोड़ा पीछे चल रहा था। पिछले 2 दिनों में हमने अक्टूबर और दिसंबर का ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स मिल चुका था, उसका डिस्कशन दे दिया है। नवंबर का करंट अफेयर्स पहले ही डिस्कस कर दिया है। जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स डिस्कस हो चुका है। बचता है अपना फरवरी का करंट अफेयर्स और मार्च तो अभी चल ही रहा है, उसको हम लोग जल्द डिस्कस करेंगे। इसी महीने हम लोग मार्च 31 तक टारगेट है कि 31 मार्च तक का फिनिश कर दें ताकि बिल्कुल अप टू डेट हो जाए। अगर कुछ टॉपिक्स अगर जहां जहां भी बचे हुए हैं, आई एम फिगरिंग दोज टॉपिक्स आउट कि हम लोग कैसे उन टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करें। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए 66 जो वैकेंसी है, अगर उसकी संख्या की हम बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका साइज ओके की जो वैकेंसी है ये 46,000 45,000 या 46,000 के आसपास है। जेडीयू की तरफ से आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं कि इस महीने जारी हो जाएगी ना। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि अब जारी हो जाएगा, अब जारी हो जाएगा। स्टूडेंट्स का भी जो पेशेंस है वो कई बार जवाब दे जाता है, तो वो भी बहुत लंबे समय से एक इंतजार कर रहे हैं। और बीपीएससी का कहना है कि सितंबर के महीने में, यानी 6 महीने का करीब समय बचा हुआ है, हम एग्जामिनेशन 22 से 27 तक ले लेंगे। हुआ क्या है कि बीपीएससी के पास आया है वैकेंसी। अब बीपीएससी जो है उसका ड्राफ्ट बना करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा है और जैसे ही ये यहां से आएगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, जो कि मुझे पर्सनली जो है वो कम लग रहा है चांस कि अगले वीक जारी होगा, बट इस महीने तो डेफिनेटली जारी हो जाएगा। इस बात को लेकर मुझे ऐसा लगता है ना। स्टूडेंट्स भी काफी परेशान है इस चीज को लेकर, बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप सिलेबस को और जो टीआरई 1, 2 और 3 में अब तक जो पेपर्स कंडक्ट किए गए हैं उन पेपर्स का एक गहन अध्ययन कीजिए। कहां से कितना डेप्थ में जाकर सवाल पूछा गया है, किन एरियाज से पूछा गया है, किन एरियाज से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, आप उन पे फोकस कीजिए। आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। एक स्टेप का एग्जाम है, एमसीक्यू नेचर का है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। इसी तरह से जो लोग खासकर एईडीओ परीक्षा दे रहे हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि एईडीओ बस एक दिन का परीक्षा है। हमने आपको हर चीज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर कहीं भी जहां कहीं भी कमी लगेगा, इस मंथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा कर दें। जैसे कि करंट अफेयर्स का डिस्कशन छूटा था तो हमने उसको कवर कराया। तो आप एकदम फैक्चुअल जो चीजें हैं ना, देखिए अभी भी कॉन्सेप्ट्स बनाने का आपके पास टाइम है, आप कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं, बट जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ जाएगी ना, फैक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पे ज्ञाता नहीं बनना है, आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने से मतलब है। और एग्जाम क्लियर करने में नॉलेज का, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जानते होंगे बहुत नॉलेजेबल लोगों को, बट दोज पीपल हैव नॉट क्वालिफाइड एनी एग्जाम। तो ऐसा होता है, मतलब मैं उनके नॉलेज को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट क्या एग्जामिनेशन में जरूरी है ये पता लगा पाते तब तक उनका बहुत साल निकल जाता है उसी में। नाउ हम लोग 72nd बीपीएससी पे बात कर लेते हैं। पहले देखिए इसमें 1200 प्लस वैकेंसी मिनिमम, मैं बता रहा हूं 1200 प्लस वैकेंसी जब तक प्रीलिम्स कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, सीटें जुड़ती रहती हैं। ये मिनिमम बता रहा हूं, इतनी सीटें रहेंगी। जो आपको फोकस फिर भी मैं कहूंगा ना, आप बाद में जाकर मेरे वर्ड्स को रियलाइज करोगे व्हेन यू विल बी पार्ट ऑफ एनी सर्विस, कि 100 जो एसडीएम की सीट है ना उसी पे आपको फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सर्विसेज जो है वो अच्छी हैं या नहीं है। आप किसी भी सर्विस में चले जाओगे, आपको फिर लगेगा कि हमको हाथ पांव मारना चाहिए और एसडीएम या डीएसपी 2-3 पोस्ट हैं जिन पे हमको ट्राई करना चाहिए। ऑब्वियस रीजन है, सब लोग आईएएस बनना ही क्यों चाहते हैं, तो अब वो अलग डिबेट है, बट है तो इसी पे आपको फोकस करना चाहिए मेरे समझ से। अगर आप यहाँ कूदे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं तो इक्वली टाइम दे रहे हैं। आप कोई और पोस्ट पे जाएंगे तो उतना ही टाइम देना पड़ेगा, और आप एसडीएम के लिए ट्राई करते हैं तो उतना ही देना पड़ेगा। तो मेरे समझ से आपको एसडीएम के लिए ही ट्राई करना चाहिए, टॉप 100 सीट के लिए ही फाइट करना चाहिए। और 100 सीट आप यकीन मानिए, 67th बीपीएससी में जब 88 सीट आया था, भरमार आ गई थी, मतलब स्टूडेंट्स की, लगा कि क्या बड़ी वैकेंसी आ गई है। आज जब 200 और 100 सीटें जब इतनी आ जा रही हैं तो लोगों को न्यू नॉर्मल, एक टर्म होता है कि जब आपके पास कोई चीज
अवेलेबल हो जाती है ना, तो कुछ समय बाद वो न्यू नॉर्मल हो जाता है। आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। कुछ समय बाद जब सीटें ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगी ना, आप बहुत सारे बीपीएससी में देखेंगे कि जैसे 66 बीपीएससी ले लीजिए, जीरो सीट थी, एसडीएम की सीट ही नहीं थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। तो आप बिहार में एक चीज आप हमेशा देखेंगे कि कोई पैटर्न फिक्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा मौका है, इसको ट्राई कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे मतलब जिन स्टूडेंट्स से बात होती है, एक चीज बहुत मैं देखता हूं कि बहुत सेल्फ डाउट में रहते हैं कि हमारे पास जब 26 जुलाई का पेपर है तो क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप ट्रेडिशनल मेथड से क्यों चीज़ों को सोच कर देखते हो। अगर मैं आपको बोलूँगा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी पहाड़ को काट दिया और लगातार 22 साल काटता रहा, उससे टफ काम है क्या। आपको टेबल पे बैठ करके और पढ़ाई करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। लगातार इतना खो जाइए अगर आप पढ़ने में कि आपको अन्य किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं रहे। आप चीज़ों को समझने पे ये मत सोचिए कि मेरा 26 जुलाई को एग्जाम है। हाँ, वो लार्जली आपके माइंड में होना चाहिए, बट ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर आप भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। आप इस चीज को बाद में रियलाइज करेंगे व्हेन यू विल बी पार्ट ऑफ द सर्विस कि लोगों को साइन करने के अलावा उनकी जो कहते हैं ना इंटेलेक्ट, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि आप जिन लोगों के टच में है ना, वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है। आपके जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप बात करेंगे और जब आप फील्ड में जाएंगे एक डिफरेंस आपको फील होगा। तो मैं कह रहा हूं ना कि इस अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज कीजिए। आज आपको न्यूज़पेपर अगर पढ़ने को मिलता है, ईरान के बारे में आप कुछ सुनते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या अपनी बॉडी के प्रोसेसेस के बारे में अगर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो सिर्फ एग्जामिनेशन निकालने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए। उसको हम पढ़ेंगे उतना ही जितना हमारा एग्जाम निकलेगा, लेकिन उसमें भी हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, तब जा करके आप इस सेल्फ डाउट से बाहर आ पाएंगे। अन्यथा आपको लगेगा कि शायद हो पाएगा नहीं। क्वेश्चन मत करो। आप एक बैटल फील्ड में हो, और बैटल फील्ड में अगर आप थोड़ा भी अगर आपने आपको क्वेश्चन कर रहे हो, आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आप नोट्स बना लो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, कोई पढ़ा रहा है, आप उसका एकदम जो सिनॉप्सिस होता है ना, शॉर्ट नोट्स बना लो। या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स पे अगर टीचर ने ही ऐसा नोट्स बना के दे दिया है, या फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, आपको लगता है कि नहीं नोट्स बनाऊंगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो कि नहीं मेरा इतना टाइम नोट्स बनाने में लग जाएगा, लेकिन उतने कम टाइम में मैं 3 बार बुक से रिवाइज कर जाऊंगा, तो रिवाइज कर लो बुक से। बट हर चीज को ना एक एक्सट्रीम पे मत करो कि या तो मैं कंप्लीट नोट्स नहीं बनाऊंगा या हर टॉपिक का नोट्स बनाऊंगा, ऐसा मत करना। कुछ टॉपिक्स का नोट्स बनाओ, देखो कहां से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ रहा है और उसको फिर आगे बढ़ाओ। रिवीजन मस्त है यार। हम लोग दिन भर में ना, जो दिमाग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पे काम करता है, रीसेंसी इफेक्ट। आप कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे, आज आपको चीज़ें सारी याद आती है नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि आपने किसी टॉपिक को 20 बार दोहराया होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पर्टिकुलर कोई टॉपिक आज उसका एक लाइन नहीं याद होगा, और आपने 20 बार उस चीज़ को दोहराया होगा, मंच पर जाकर बोला होगा। तो दिमाग रीसेंसी इफेक्ट पे काम करता है। और आज आप 2 घंटे पहले किसी दोस्त से अगर क्या क्या बात किए हैं, कल किसी दोस्त ने आपके बारे में क्या बोला है, या कल आपने क्या पढ़ाई की है, वो आपके दिमाग में भी चलेगा। कॉन्सेप्ट्स बना लो। जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आता जाएगा ना, आप कॉन्सेप्ट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, और एक बार वो बन गया तो दिमाग में फिट हो जाता है। बाद में फैक्ट्स पूछेगा, फैक्ट ही। कॉन्सेप्ट बना लो, पूछेगा फैक्ट ही, बट फिर भी कॉन्सेप्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप आज कॉन्सेप्ट बना लोगे, आज आपके बारे में चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी माइंड में, तो फैक्ट्स को याद करना आसान हो जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार मेरा पीटी नहीं निकल रहा है, तो वो पूरी तरीके से पीटी पे फोकस कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। पीटी और मेंस दोनों पढ़िए, अप्रैल तक पढ़िए। आपको रैंक लाना है, इस 100 में आना है। तो आप अगर पूरी तरीके से अगर प्रीलिम्स मोड पे चले जाएंगे, आप उस 100 में नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो पूरी तरह से मेंस में लगा होगा। बहुत सारे लोग 71st का मेंस अप्रैल एंड तक देंगे। अप्रैल एंड तक अगर वो 71st का मेंस देंगे, तो आप वो फिर से आपके साथ 72 में बैठेंगे। आप कैसे कंपीट करेंगे? आप खुद सोच के देखिए, लॉजिकली सोच कर देखिए। प्री ओनली मई, जून और जुलाई काफी है यार, 3 महीना काफी है। इधर भी तो पीटी पढ़ रहे हो, पहले से आपने कुछ पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ा है तब भी 3 महीना प्लस इधर का 3-4 महीना अगर आप दे रहे हैं तो मोर देन एनफ है। एक सोर्स रख लो यार, मत डाइवर्ट हो। किताबें खरीदने का आदत बंद करो। अगर मार्केट में गए और रोज रोज किताब की दुकान पे जा रहे हो, या हर वीक किताब की दुकान पे जा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डाइवर्जन है, उसी डाइवर्जन से तो बचना है। बहुत सारी चीजें
डाइवर्जन जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में आपका प्रेमी हो। डाइवर्जन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। किताबें बहुत सारा खरीद लेना, आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं बन पाएगा। बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, उसी में उलझे रह जाओगे। वन फाइनल सोर्स बनाओ। करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलता हूं कि 3 से 4 सोर्स पढ़ना पड़ेगा। देखो, खुद का करंट अफेयर रिकमेंड करना थोड़ा अजीब लगता है कि अपने मुंह में आप मिट्टू बनना, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 जो करंट अफेयर्स के जो बेस्ट सोर्सेस हैं, उसमें से जो बेस्ट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको निकाल करके आपका टाइम दे दे। टाइम बचाना इस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो अलग ही लेवल पे खेल रहा है, आपको उसको बीट करना है। यू नेवर नो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहां से मटेरियल क्या उसको मिल गया और कितना उसका एफर्ट मिनिमाइज हो गया। अगर टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी क्रैक कर गई तो वो कोइंसिडेंस नहीं था। उनके पास एक प्लेटफॉर्म था, एक नोट्स था, एक गाइडेंस था, सारी चीजें मिली हुई थी। मैं एक एग्जाम्पल से कोट नहीं कर रहा सारी चीजों को, बट लिंक आप बिठा सकते हो। हर चीज का काउंटर आर्गुमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अभ्यास करो यार, कुछ अभ्यास करने से ना आप ट्रिक सीख पाओगे कि मुझे आपका ना एक सेंस काम करेगा। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में आप डायरेक्टली देखो, अगर मैं 110 प्लस स्कोर कर पा रहा हूं, 118 प्लस स्कोर कर पा रहा हूं, मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर 100 प्लस स्कोर कर पा रहा हूं, तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आपका दिमाग काम करने लगता है कि ये क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। मैं हमेशा क्वेश्चन को इस हिसाब से देखता ही नहीं हूं कि वो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। मुझे आप एक क्वेश्चन दिए, मान लो एक ये सवाल पूछा और ABCD यहां पे दिया, मैं हमेशा देखता हूं कि लीस्ट प्रोबेबल कौन सा है, किसको मैं छांट दूं पहले। जैसे एकदम सिंपल सा, आप मान लो कि बिहार की राजधानी कहाँ है और 4 आप ऑप्शंस दोगे, तो मैं देखूंगा, जैसे मान लो आपने ऑप्शन दे दिया कि बांका का, और मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि बिहार की राजधानी बीच में थी कहीं, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो मैं बांका को छाट दूंगा मेरी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पे कि अगर बांका मुझे याद होगा कि मान लो कि बांका कहाँ पे लोकेटेड है, कि बिहार के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, तो हम उसको छांट देंगे। या पश्चिमी चंपारण दे दिया तो एकदम हम देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसको हम छांट देंगे। कभी भी अनटिल एंड अनलेस कि आप फुल्ली श्योर हो, मैं तब भी देखता हूं कि 3 ऑप्शंस और क्या हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं किसी ऑप्शन को टिक करने जा रहा हूं, तब तक एक बार लगा कि एक बार देख लेते हैं कि अदर ऑप्शंस क्या हैं, तब तक लगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट तो वो था ही नहीं कि जिसको मैं टिक करने जा रहा था। तो ये जो छोटे छोटे मार्क्स हैं, कई बार बच्चे नोट नहीं देखते हैं, इन चीजों को इनकलकेट करो। जानने से नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जान जाऊंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इजी और डिफिकल्ट में देखो, सबको मन करता है कि इजी वाला लक्ष्मीकांत का किताब उठाएं और रोज रोज पढ़ते रहे, उससे सिलेक्शन नहीं होना है। आपको डिफिकल्ट उठाना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, आपको जो है जो बिहार का हिस्ट्री का बोरिंग पोर्शन है, जो आपको बोरिंग लगता है, वो समझना पड़ेगा। आपको इस तरीके से समझना है कि यार ये देश मेरा है और इस देश के बारे में मुझे समझना है, बिहार को समझना है, 38 जिले हैं, उसमें क्या हो रहा है, कौन सी चीजें कहाँ है, कौन सी संस्कृति, किस तरीके का त्यौहार बिहार में मनाया जाता है, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये मुझे समझना है, जानना है। मैं इस प्रदेश का हिस्सा हूं, मैं वोट करता हूं। इस तरीके से आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। कोर बीपीएससी प्रश्न पूछ कहां से रहा है, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा कि यार यहां से प्रश्न आ रहा है, 100 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, मैं यहां एफर्ट डालूंगा, जाहिर सी बात है कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा होगा। अगर बीपीएससी साइंस से, करंट अफेयर्स से पूछ रहा है, और करंट अफेयर्स में मैं बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं और सालों से तैयारी कर रहे हैं, और आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट रियलाइजिंग दिस मिस्टेक कि दे आर मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, कि यार करंट अफेयर पे आपको फोकस करना है। वो ऐसा पोर्शन है जो सबके लिए नया है। अब उनके लिए ऐसा हो गया है कि इतनी बार वो पढ़ लिया उन्होंने कि अब उनको याद ही नहीं आ रहा है कि अगर कोई ऑस्ट्रे हिंद पूछा जा रहा है तो इस बार कहां हुआ है। या मान लो कि हारीमाऊ शक्ति पूछ रहा है, तो हारीमाऊ शक्ति इसे 63rd बीपीएससी में आज हमने पढ़ाया भी था, तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये किस देश के साथ, जैसे जो हमारा मलेशिया के साथ एक्सरसाइज है, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं वो बार बार पढ़ने का। एक दिक्कत ये भी है, जो फ्रेश माइंड है ना, उसके साथ भले ही उसके पास नॉलेज कम होगा, बट मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके पास जो एडवांटेज है कि उसका जो दिमाग है वो एकदम ब्लैंक स्टेट में है। अब वहां पे जो फीड करोगे वो जाएगा। अगर कंफ्यूजन में उसको ऐसा ऐसा मटेरियल दे दोगे तो वो शुरू से ही कंफ्यूज रह जाएगा, उसको चीजें बहुत भारी लगने लगेंगी, वो कर नहीं पाएगा। पेरिफेरी को भी इग्नोर मत करना यार, पेरिफेरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपको जो एक्स्ट्रा एडेड जो पुश देगा ना कि कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर जाना है, वो यही देगा। एक एक अंक चुराना सीख लो यार। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे इतना मैंने कर दिया, अब इतने से काम चल जाए। काम चलाने की बात है ही नहीं, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला रेत जो कंपटीशन कहते हैं ना,
तो आपको इसमें फोकस करना है कि एक नंबर भी अगर कहीं से मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो मैं एफर्ट लगाऊंगा, मुझे 2 दिन लगाना पड़े। आप में से बहुत सारे लोग ये तब रियलाइज करेंगे जब आप बात करेंगे, किसी का मार्कशीट देखेंगे कि सिर्फ पॉइंट से किस कोई रह गया, आप उसके दर्द को पूछेंगे, तब जाकर समझ में आया और अगली बार वो 10 नंबर से छूट जाता है। क्योंकि लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आज आपके साथ कुछ और दिक्कतें हैं, कल आपके साथ कुछ और दिक्कतें होंगी। किसी के घर में माँ बीमार है, किसी के घर में फादर की जो है वो इनकम चली गई। अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो आप देखो पश्चिमी जगत में जो पश्चिम एशिया है वहाँ कितना क्राइसिस चल रहा है। तो इन सिचुएशंस में कई बार आपको जॉब लेना पड़ जाएगा, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। सारी जो फैक्टर्स हैं ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। तो आप फोकस करो कि कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल कर लो, बाकी चीजों पे फोकस मत करो। कंटेंट मैंने कहा ना कि एकदम लिमिट कर लो, बिल्कुल लिमिट कर लो। समय को आप बचा लो, यही सबसे बड़ा हथियार है। कितने कम टाइम में आप पूरी सर्किल में, ये एक सर्कल है और ये पूरी प्रिपरेशन की सर्कल है। आप यहां से अगर चलते हो, मान लो कि यहां से आप चलते हो, तो ये कितना जल्दी जल्दी बार बार ये रिवाइज कर लेते हो, यही आपका प्रिपरेशन का असली दिखाएगा। ज्यादा आउटपुट दो आप। देखो इसमें ना आपका जो कॉम्पिटिटर है ना वो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स के साथ फाइट करेगा और इस पे आपका कंट्रोल भी नहीं होगा। आपका कंट्रोल होगा कि आप अपने टाइम को कैसे बचाएं और बेस्ट पॉसिबल आप भी यूटिलाइज करो। फ्रेंड्स, अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, किसी भी तरह का फ्रेंडशिप कम कर दो। जरूरत हो तो जाओ, जरूरत नहीं है तो पढ़ाई करो यार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर का तनाव बहुत सारे लोगों को रहता है। देखो सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे ठीक है अभी है तो है, मैं जो कर सकता हूं, अगर मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़े तो मैं कर लूंगा और साथ में पढ़ाई कर लूंगा, बट सोच के अपना समय मत खराब करो। ये जो टाइम अगर खराब कर दिया ना सोचने में, तो वो बिल्कुल वेस्ट हो गया। ना ही आपने घर की प्रॉब्लम को दूर की और ना ही आपने जो है कोई प्रोडक्टिव काम किया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है काम करते हुए उन्होंने सिलेक्शन लिया है। यार जब वो कोई लड़का हो या लड़की हो, जब वो काम करते हैं ना, तो काम करते हुए भी उनका फोकस होता है कि मैं कौन सा काम करूं कि जो मेरी पढ़ाई पे फोकस हो। जो लोग पूरी तरह फ्री हो जाते हैं वो कई बार लिथार्जिक एटीट्यूड हो जाता है कि अपने पास तो बहुत टाइम है, और वो बहुत टाइम के चक्कर में जो है उनका पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाता है। हर मोमेंट को यूटिलाइज करो। अगर अब भी आप कुछ सुन रहे हो तो अगर आपने कुछ नहीं गेन किया, कुछ एक्स्ट्रा गेन नहीं किया, आपको कुछ पुश नहीं मिला, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। नाउ 70th रिजल्ट के बारे में देखो, 70th 10 अप्रैल को अपना इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। मेडिकल जो दिव्यांग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका करा लिया गया है। इस बार जो फॉर्म है वो पहले ही फिल किया जा चुका है, जो प्रेफरेंस का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया गया है, कोई मैनुअल वर्क भी नहीं है। पूरी कोशिश है बीपीएससी की कि 25 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो ये पूरी संभावना है, बट स्टिल जिन छात्रों का मेंस है या जो भी एग्जामिनेशन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप तब तक जब तक कि आपका फाइनल लिस्ट में डिजायर्ड सर्विस आपको नहीं मिल जाती है, आप प्रिपरेशन को थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। यू बेटर नो इट। 71st मेंस में सबसे पहला काम होना चाहिए कि अब तक जो आपका कंटेंट है वो जुबान पे लाने की कोशिश करो। कि चीजें मुझे, अगर मैं आज आपसे तुरंत पूछूं कि मुझे आप बताओ ग्रीनलैंड क्राइसिस पे किसी भी एस्पेक्ट पे मैं पूछूं कि वो क्यों इमर्ज हुआ, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, मुझे 5 पॉइंट बताओ। अगर पूछूं कि वक्फ जो मैटर है तो उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, मुझे बताओ। 130वां अगर अमेंडमेंट हुआ है, या मैं आपसे पूछ दूं कि राष्ट्रपति के बारे में, इनकी फंक्शंस पे एकदम, लेकिन तुरंत बताना। ये नहीं कि मैं बता सकता हूं। अगर आपने 5 सेकंड भी अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा टाइम लिया तो फिर आप गेम में नहीं हो। आप गेम में हो कहने के लिए हो, आप नहीं हो। यानी अपने आप को इतना परफेक्शन पे लाना है कि यार मुझे तुरंत 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 चीजें आ जाती है। उसके बाद आप पीवाईक्यू को सॉल्व करो। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। करंट अफेयर्स के 50 और पीवाईक्यू के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो। इसको बार बार लिखने का फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, जैसे खासकर एसए का, चूंकि उसमें एक ही एसए 100 नंबर का है, अगर डाइवर्ट हुए तो आपका पूरा मामला बिगड़ जाएगा। एसए में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत ही पुअर मार्क्स किसी किसी कारण से मिले होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि अगर इसमें लैंडिंग आपकी गलत हो गई तो आपका खेल खत्म है। देखो यहां तो क्या हुआ, 7 नंबर, 8 नंबर, या अगर बड़ा क्वेश्चन भी है तो 38 नंबर, उसमें भी 3 पार्ट है, उसमें लैंडिंग खराब होने का चक्कर कम ही होता है। लेकिन एसए में कई बार अगर फिलोसॉफिकल है और अगर मीनिंग ही गड़बड़ आपने समझ लिया तो फिर तो गेम खत्म है। कई बार जो पैटर्न होता है, जिस पैटर्न पे पूछा गया है, जो टोन है, लोग उसी को मान करके और ऐसे पूरा लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको दोनों एस्पेक्ट को सोचना है। तो मेरा कहना है कि अभी आपके पास कंटेंट तैयार होना चाहिए, और जब कंटेंट तैयार हो जाता है तो उसको देखिए,
आपको याद तो करना पड़ेगा ना। लोग, बहुत सारे लोग कह देंगे कि अरे यार याद नहीं करना चाहिए। कैसे कर लोगे आप, मुझे बताओ कैसे कर लोगे? आपके डेली लाइफ में मतलब प्रेसिडेंट आपके आगे पीछे घूम रहे हैं कि आपको याद चल जाएगा, हाँ इनका ये फंक्शन था आज, मैंने देखा ये कर रहा है। आपको पता करना पड़ेगा ना, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा या आपको वीडियो लेक्चर सुनना पड़ेगा, कुछ भी करो बट आपको करना पड़ेगा। वो नोट्स आपने जो बनाया होगा उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। आप आंसर में उसको तब्दील कीजिए। आप अपना देखिए कि हाथ कहाँ पे मेरा दुख रहा है, नहीं दुख रहा है। अन्यथा बहुत सारे जगह आप लिख के दे दोगे, एआई से आंसर चेक कर देगा, या फिर किसी को भी बिठा के चेक करवाते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए। आपको एसए के पेपर में 200 प्लस दे देंगे और जिस दिन एक्चुअल मार्क्स आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेटेड स्कोर्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करते हो। अच्छा लगता है ना, अगर मान लो कि मुझे 300 के पेपर में अगर मुझे कोई 210 दे दे तो मैं क्यों जाऊंगा कि सर अब मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। लेकिन मान लो मुझे 70 मार्क्स दे दे तो मुझे टेंशन हो जाएगी, यार मैं क्या करूं। तो ये एक पैटर्न चलता है, सेटल्ड फैक्ट है। आप आज नहीं तो कल रियलाइज करोगे। एक ही चीज है, कंटेंट तैयार कर लो, शॉर्ट कंटेंट तैयार कर लो, सिनॉप्सिस बना लो एक बार पढ़ करके, समझ करके, और उसको बार बार रिवाइज कर लो और इसी का अपना मेंटल मैप्स बनाओ और लिखने का प्रयास करो। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, हम इसको इस महीने खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। आंसर लिखवाएंगे फॉर श्योर, और कल या परसों से हम लोग आंसर का काम भी शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे बेसिकली। धन्यवाद।